हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज का जो लेक्चर है कंडेंस मैटर फिजिक्स का, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुपर कंडक्टिविटी को। सुपर कंडक्टिविटी बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, इसको फास्ट ट्रैक वे में हम पढ़ेंगे, रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो क्लासेस है फास्ट ट्रैक क्लासेस है, रिवीजन क्लासेस है, तो इनके लिए इतना टाइम नहीं दिया जा सकता कि मैं लिख के पढ़ाऊँ आपको, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। फास्ट ट्रैक क्लास का मतलब ये होता है कि आपने या आपको पहले से चीज़ आती है, और पहले से चीज़ आती है आप उसको एक फास्ट फॉरवर्ड फॉर्म के अंदर उसको रिवाइज कर लें, है ना। ये हो सकता है कि मैं थोड़ा तेज बोल जाता हूँ, ये मेरा थोड़ा सा माइनस पॉइंट भी आप कह लो कि मैं जल्दी बोल जाता हूँ, तो उसको मैं थोड़ा सा कर लूँगा ठीक, कि उसको मैं धीरे बोलूँ, धीरे इन द सेंस कि जो मेरा स्पीड है बोलने का उसको मैं सही कर लूँ, और देन फिर ये क्लासेस कवर की जाए। क्योंकि अगर मैं लिख लिख के अभी से लिख लिख के और फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है इन क्लासेस में, और जिसका कोई सेंस है नहीं। और बाकी आपके पास डिटेल क्लासेस तो आप लोगों के पास ऑलरेडी हैं ही पहले से ही, है ना। तो आपको कहीं भी डेरिवेशन वगैरह देखना हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो आप वो देख सकते हैं। ये सिर्फ आपके ब्रशअप के लिए कि यानी आपने नोट्स बना रखे हैं या आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं और आप उनको फिर पढ़ते जा रहे हैं, तो फिर आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। अदरवाइज आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो उसमें फिर मैं भी खुद ही कहूँगा कि थोड़ा बहुत मुश्किल आपको हो सकता है। बाकी स्पीड वाली जो चीज़ है वो मैं कर लूँगा कंट्रोल, क्योंकि है मेरी आदत ये, मैं भूल जाता हूँ कई बार, मेरे दिमाग में नहीं आता रहता, तो फिर मैं स्पीड में चीज़ें कवर करा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपर कंडक्टिविटी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये टॉपिक भी हमारा आज का 2 लेक्चर में खत्म होगा। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? जब किसी भी सॉलिड को एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे, किसी भी सॉलिड को एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे तक कूल किया जाएगा, तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो सडनली जीरो हो जाएगी, सडनली ड्रॉप होकर जीरो हो जाएगी। जैसे आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा है, यहाँ वाई एक्सेस पर है रेजिस्टिविटी, तो ये रो जो है इसका मतलब है रेजिस्टिविटी, रो जो लिखा हुआ है इसका मतलब है रेजिस्टिविटी, और ये जो टी है इस टी का मतलब लिखा हुआ है टेम्परेचर। इस टी का मतलब क्या लिखा हुआ है? टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है। अगर एक नॉर्मल कंडक्टर के लिए आप देखोगे तो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर है, तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है, या आप कह लो कि जब आप उल्टा चलोगे, टेम्परेचर को कम करते जाओगे तो रेजिस्टिविटी कम है। पर जब हम सुपर कंडक्टर की बात करते हैं तो सुपर कंडक्टर के केस में क्या हो रहा है कि एक सडन टेम्परेचर के ऊपर, ये आपको जो रेड कलर में दिख रहा है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो रेजिस्टिविटी है वो अचानक से जीरो हो गई। तो ये जो बिहेवियर है किसी भी सॉलिड का, जिस पे रेजिस्टिविटी सडनली अचानक से एकदम से क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो उस प्रोसेस को, उस फिनोमिना को कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। और ये फिनोमिना जो सॉलिड्स दिखाते हैं उनको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर, उनको हम क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर। तो ये सुपर कंडक्टिंग टेम्परेचर यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया। तो सुपर कंडक्टर जो भी है उनकी 2 स्टेट होती है। एक, जब टेम्परेचर लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर हो, यानी कि इस क्रिटिकल टेम्परेचर से लेस देन टेम्परेचर हो जाए, तो वो स्टेट जो है उसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टिंग स्टेट। और इसके ऊपर वाली जो स्टेट है उसको हम कहते हैं नॉर्मल स्टेट। इसके ऊपर वाली जो स्टेट है उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल स्टेट। और जो नीचे वाली स्टेट है उसको हम क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टिंग स्टेट। ठीक है, एक बार बता देना भाई, स्पीड मेरी ज़्यादा जा रही हो तो बोल देना मेरे को, है ना। आपके पास ग्रुप्स भी हैं आपके पास, तो आप बता दिया करो कि स्पीड ज़्यादा जा रही है सर, धीरे कर लेना। तो सुपर कंडक्टिविटी जो है उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सबसे पहले हम देखें। जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो हमने ऑलरेडी ये बात की कि सुपर कंडक्टर जो है उनकी एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है। तो रेजिस्टिविटी और जो कंडक्टिविटी है एक दूसरे के क्या होते हैं? वो रेसिप्रोकल होते हैं। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल होते हैं तो इसका मतलब यदि रेजिस्टिविटी जीरो है तो जो कंडक्टिविटी है वो कितनी हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है। ओम का जो नियम है J इक्वल्स टू सिग्मा ई, इसका अगर हम यूज करें तो E की वैल्यू आ जाएगी J अपॉन सिग्मा, और सिग्मा इनफाइनाइट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो जो भी सुपर कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी जीरो है ही है, साथ ही साथ उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इनफाइनाइट हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कितना हो गया? जीरो हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई
करंट जो वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टिविटी जीरो हो गई है, रेजिस्टिविटी जीरो हो गई मतलब आर बराबर क्या होता है रो एल अपॉन ए, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया जीरो, रेजिस्टेंस जीरो हो गया है तो इसका मतलब करंट जो है विदाउट लॉस यहाँ पर फ्लो करेगा और परसिस्टेंट करंट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। अब ये सवाल ये है कि परसिस्टेंट करंट क्या होती है, तो उसको हम आगे वाले सेक्शन में देखेंगे कि परसिस्टेंट करंट होती क्या है, अभी थोड़ी देर बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। तो तीन चीजें यहाँ निकल के आती है कि एक सुपर कंडक्टर जो है उसकी रेजिस्टिविटी होती है जीरो, उसकी कंडक्टिविटी होती है इनफाइनाइट, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। फिर दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है इसकी वो आती है परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म की। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी आती है, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म को माइजनर इफेक्ट भी कहते हैं। कौन सा इफेक्ट कहते हैं, माइजनर इफेक्ट। माइजनर इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो सुपर कंडक्टर है उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सपेल्ड हो जाता है, मतलब उससे बाहर निकल जाता है, यानी कि अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो सुपर कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सपेल हो जाता है, अंदर का मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है जीरो। इसको कहा जाता है माइजनर इफेक्ट और ये किसी भी सुपर कंडक्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ये किसी भी सुपर कंडक्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। यदि फील्ड अप्लाई भी किया जाए, यदि फील्ड अप्लाई किया जाए मतलब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया जाए तो भी जो फ्लक्स जनरेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा, फ्लक्स भी बाहर निकल जाता है, फ्लक्स भी क्या कर जाएगा, एक्सपेल कर जाएगा, वो भी बाहर चला जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी। सस्पेक्टेबिलिटी जो है वो किसी की जो मटेरियल होता है उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पर जो सस्पेक्टेबिलिटी है, जैसे यहां मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी, इसी तरह से एक होती है इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टेबिलिटी। तो सस्पेक्टेबिलिटी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है और मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी को हमें डिफाइन करना हो तो वो किससे डिफाइन करेंगे हम, m बाय एच। m का मतलब हो गया यहां पर मैग्नेटाइजेशन और h का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो m बाय एच और ये जो वैल्यू है सुपर कंडक्टर के लिए, सुपर कंडक्टर के लिए उसकी जो सस्पेक्टेबिलिटी है वो कितनी होती है, -1 होती है। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सुपर कंडक्टर के लिए उसकी सस्पेक्टेबिलिटी कितनी होती है। तो सुपर कंडक्टर के लिए उसकी सस्पेक्टेबिलिटी होती है -1। फिर हमने एक रिलेशन पढ़ा है, ये रिलेशन म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई। ये बहुत हिट रिलेशन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली अगर मैं यहां देखूं तो काई की जो वैल्यू है इसको बोलते हैं काई, तो काई की वैल्यू हम रखेंगे -1, तो म्यू आर की वैल्यू 0। म्यू आर का मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी हो जाती है, 0। तो सुपर कंडक्टर के लिए म्यू आर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। सुपर कंडक्टर के लिए म्यू आर की वैल्यू कितनी होती है, 0। और म्यू आर 0 है तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। तो क्या निकल के आ गया कि जो सुपर कंडक्टर है वो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म को फॉलो करते हैं। इनकी जो सस्पेक्टेबिलिटी है वो -1 होती है और इनकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो कितनी होती है, 0 होती है। सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। चौथी जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो हमने अभी बात की कि जो सुपर कंडक्टिविटी है वो कब एग्जिस्ट करेगी, जब जो टेम्परेचर है वो एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे होगा। जब टेम्परेचर सर्टेन टेम्परेचर के नीचे है देन उसी केस में सुपर कंडक्टिविटी एग्जिस्ट कर रही है। वो टेम्परेचर जिसके जो नीचे या ऊपर सुपर कंडक्टिविटी को हम डिफाइन करते हैं तो उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यदि टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गया तो रेजिस्टिविटी वहां पर आ जाएगी और टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे गया तो जो रेजिस्टिविटी है वो 0 हो जाएगी। टेम्परेचर यदि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गया तो जो मटेरियल है या जो सब्सटेंस है वो नॉर्मल सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगेगा या नॉर्मल सॉलिड की तरह बिहेव करने लगेगा। और यदि टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे गया तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रिटिकल फील्ड। ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है क्रिटिकल फील्ड का, ये आपको याद रखना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्या फॉर्मूला है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का, कि सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी यदि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्रिटिकल फील्ड इंटेंसिटी से ज्यादा है। सुपर कंडक्टिविटी खत्म हो जाएगी कब, जब जो फील्ड अप्लाई कर रहे हो या जो फील्ड लग रहा है वो क्रिटिकल फील्ड से ज्यादा है, तो उस केस में जो सुपर कंडक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि सुपर कंडक्टिविटी के लिए H की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए किससे, HC से। टेम्परेचर का डिपेंडेंस क्या है कि जो क्रिटिकल यहां पर फील्ड है वो किसके बराबर होगा, HC 0। यानी कि जब 0 टेम्परेचर है तो उस केस में जो फील्ड की वैल्यू है वो यहां पर रखना है 1 - T/TC का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं फिर से कह रहा हूं बहुत बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है।
और सुपर कंडक्टिविटी कब डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जब H की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी Hc से। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्रिटिकल करंट। यदि जो करंट है वो क्रिटिकल वैल्यू से एक्सीड कर गई, यानी कि I की वैल्यू IC से ज़्यादा हो गई, तो सुपर कंडक्टिविटी का जो नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो नॉर्मल बिहेवियर करेगा। तो सीधी सी कहानी है कि जो क्रिटिकल वैल्यू है, चाहे वो क्रिटिकल टेम्परेचर है, चाहे वो क्रिटिकल फील्ड है, चाहे वो क्रिटिकल करंट है, उसके नीचे वैल्यू तो सुपर कंडक्टर, उसके ऊपर वैल्यू तो नॉर्मल कंडक्टर, उसके नीचे वैल्यू तो सुपर कंडक्टर, उसके ऊपर वैल्यू तो नॉर्मल कंडक्टर। सीधी सी सिंपल सी कहानी है। फिर आता है एनर्जी गैप। एनर्जी गैप की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर सुपर कंडक्टर जो है वो उनका जो एनर्जी गैप है फर्मी लेवल पर, वो फर्मी लेवल पर एनर्जी गैप किससे शो होता है, डेल्टा टी से। और यदि टी की वैल्यू 0 है तो ये जो गैप है इसकी वैल्यू कितनी लिखी जाती है, 1.76 के टी सी। फर्मी लेवल पर इसका जो गैप है वो कैसे शो किया जाता है, डेल्टा टी से। और यदि टी की वैल्यू 0 है, यानी कि 0 केल्विन पर, एब्सोल्यूट 0 पर, तो वहां पर फिर इसकी जो गैप है वो कितना होता है, 1.76 के टी सी, जहां के जो होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनते हैं कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है। पहला कि जब एक सर्टेन टेम्परेचर के आकर रेजिस्टिविटी 0 हो जाए, देन इट इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, रेजिस्टिविटी 0 होगी, कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, करंट फ्लो करेगा विदाउट एनी लॉस। कौन सी करंट एग्जिस्ट करेंगी, परसिस्टेंट करंट एग्जिस्ट करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेल हो जाता है, जिसको कहते हैं माइजनर इफेक्ट। यदि फील्ड अप्लाई करोगे तो फ्लक्स भी एक्सपेल हो जाएगा। इसकी जो सस्पेक्टेबिलिटी है वो होती है -1। यदि इसकी परमिएबिलिटी की बात करें तो वो होती है कितनी, 0। इसकी परमिएबिलिटी की बात करें वो होती है 0। क्रिटिकल टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसके नीचे ये सुपर कंडक्टर है, ऊपर नॉर्मल कंडक्टर है। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का एक रिलेशन हमने लिखा, वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो एनर्जी गैप वाली वैल्यू वो आपको याद होनी चाहिए। माइजनर इफेक्ट जो मैंने आपको बताया, नॉर्मल कंडक्टर के लिए क्या है कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 नहीं है। यहां देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अंदर से भी पास हो रही है, और टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है। जबकि सुपर कंडक्टर के लिए बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाला 0 हो गया, यानी कि सारे की सारी जो लाइंस है वो बाहर आ गई, तो इसको हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो इसी इफेक्ट को हमने क्या कहा था, माइजनर इफेक्ट, जो हमने ऊपर पढ़ा। परसिस्टेंट करंट की हम बात कर रहे थे। परसिस्टेंट करंट क्या होती है, यदि सुपर कंडक्टर की बात की जाए तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में हमने ये पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो 0 हो गया है, और करंट जो है वो विदाउट एनर्जी लॉस के फ्लो कर रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 हो चुका है। तो करंट कंटिन्यू इवन आफ्टर रिमूविंग बैटरी। तो बैटरी को जब हम हटा देंगे तो भी करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। तो इस करंट को हम क्या नाम देते हैं, परसिस्टेंट करंट। यानी कि बैटरी नहीं है तो भी करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो करंट है इसको हम कहेंगे परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब नियत, लगातार, है ना, कंटिन्यूअस। तो उसको हम कहेंगे परसिस्टेंट करंट। अब इसका एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR। सुपर कंडक्टर के केस में R की वैल्यू 0 होती है, और हमने ये पढ़ा साथ में पोटेंशियल भी यहां पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो R 0 हो गया, पोटेंशियल 0 हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि I भी 0 हो जाए, है ना। ये तो हो ही नहीं सकता कि V 0 हो गया तो I R ये 0 है, तो इधर I 0, या तो I 0 होगा और या फिर R 0 होगा, दोनों 0 नहीं होंगे, है ना। तो I यहां पर 0 नहीं है, तो करंट कंटिन्यू फ्लो करेगी फॉर एवर। करंट में किसी भी तरह का कोई डिके नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी जूल हीटिंग नहीं होगी। हमने पढ़ा है जूल हीट लॉस होता है जूल हीटिंग में, और कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो ये जो करंट है इसको हमने क्या नाम दिया, परसिस्टेंट करंट नाम दिया। फिर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय सुपर कंडक्टिविटी। मैग्नेटिक फील्ड की वो मिनिमम वैल्यू जिसके ऊपर सुपर कंडक्टिविटी खत्म हो जाती है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। जब जो फील्ड है उसकी वैल्यू क्रिटिकल फील्ड से ज्यादा होगी, व्हेन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक्सीड क्रिटिकल वैल्यू, तो जो मटेरियल है वो किसकी तरह बन जाएगा, नॉर्मल कंडक्टर की तरह बन जाएगा। तो हमने ऑलरेडी ये बात की है कि T < TC या H < SC और J < JC। J का मतलब होता है करंट डेंसिटी, J का मतलब होता है करंट डेंसिटी। तो जो मटेरियल है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, और अगर ये वैल्यू ज़्यादा हो गई है तो फिर वो मटेरियल किस में हो जाएगा, नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। तो जो मटेरियल है किस में आ जाएगा, नॉर्मल स्टेट में। ये जो JC है इसको हम बोलेंगे करंट डेंसिटी। कौन सी करंट डेंसिटी, क्रिटिकल करंट डेंसिटी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2hc/r। क्या वैल्यू हो जाएगी, 2hc/r। ठीक है, क्या वैल्यू हो जाएगी, 2hc/r। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑलरेडी हमने फॉर्मूला देखा।
HC 0 का मतलब है क्रिटिकल फील्ड एट 0 केल्विन और TC का मतलब है क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ अलग अलग डायग्राम बने हुए हैं। ये डायग्राम जो बना हुआ है ये क्रिटिकल फील्ड और टेम्परेचर के बीच में। जब टेम्परेचर 0 है तो उसके ऊपर जो फील्ड है उसको हम बोल रहे हैं कौन सा, क्रिटिकल फील्ड एट 0 केल्विन। और जब टेम्परेचर TC पर पहुंचेगा, यानी कि ये टेम्परेचर T इक्वल्स टू TC हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि जो HC है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये इस तरह का ग्राफ फॉलो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये समझ में आ गया ग्राफ। रेजिस्टिविटी और क्रिटिकल फील्ड के बीच में अगर ग्राफ देखें तो फील्ड जब क्रिटिकल है, जब फील्ड क्रिटिकल है तो यहां पर जैसे HC वैल्यू है तो उस केस में रेजिस्टिविटी एग्जिस्ट कर रही है, और उसके पहले H लेस देन HC के पहले यहां पर रेजिस्टिविटी क्या है, 0 है। क्रिटिकल फील्ड जब आया, वो फील्ड जिस पर सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो यहां पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी अपनी वैल्यू शो कर रहे हैं, और जैसे जैसे फील्ड की वैल्यू क्रिटिकल फील्ड से ज्यादा होती जा रही है, रेजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे फील्ड की वैल्यू क्रिटिकल फील्ड से ज्यादा होती जा रही है, रेजिस्टिविटी बढ़ती हुई जा रही है। ये ग्राफ ये शो कर रहा है। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड और HC के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां पर भी जब H की वैल्यू HC से कम है तो इनसाइड द मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी कितनी है, मटेरियल जब सुपर कंडक्टिव स्टेट में है, माइजनर इफेक्ट, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। और जब HC वैल्यू पहुंचेगी तो उस केस में फील्ड एग्जिस्ट करेगा, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी H की, HC से ज़्यादा होगी, तो फील्ड की जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की वो भी बढ़ने लग जाएगी। ग्राफ के जो फीचर्स हैं, तो एट T इक्वल्स टू 0, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है सारा कि क्या क्या होगा। अच्छा, ये जो ग्राफ बना, ये ग्राफ पैराबोलिकली डिक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ क्या हो रहा है, पैराबोलिकली डिक्रीज, पैराबोलिकली डिक्रीज। तो ये ग्राफ कैसा बन रहा है, पैराबोलिकली डिक्रीज। तो पैराबोलिकली फॉर्म में ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रिटिकल फील्ड, कितने तरह के क्रिटिकल फील्ड होते हैं, तो 2 तरह के सुपर कंडक्टर हम पढ़ेंगे, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 सुपर कंडक्टर जिनमें सिंगल क्रिटिकल फील्ड होता है, सिंगल क्रिटिकल फील्ड होता है, सडन ट्रांजिशन होता है, इनके अंदर सडन ट्रांजिशन होता है, सिंगल क्रिटिकल फील्ड होता है, और माइजनर इफेक्ट कंप्लीट शो होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो टाइप 1 सुपर कंडक्टर है उनमें कंप्लीट माइजनर इफेक्ट शो होता है, मतलब सुपर कंडक्टर के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हो जाता है, और अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे तो जो फ्लक्स है वो बाहर एक्सपेल हो जाता है। टाइप 2 का जो सुपर कंडक्टर होता है उसके अंदर 2 क्रिटिकल फील्ड होते हैं, एक होता है HC1 और एक होता है HC2, एक होता है HC1 और एक होता है HC2। कुछ इस तरह वाला डायग्राम आपको याद आया, ये कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है, फिर यहाँ पे ये इस तरह का डायग्राम बनता है ना, तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है। तो लो क्रिटिकल फील्ड को HC1 बोलेंगे, अपर क्रिटिकल फील्ड को हम बोलेंगे HC2। जब H की वैल्यू HC1 से कम होगी, जब H की वैल्यू HC1 से कम होगी तो उसको हम बोलेंगे सुपर कंडक्टिंग स्टेट। जब H की वैल्यू HC1 और HC2 के बीच में होगी, जब जो फील्ड है वो इन दोनों के बीच में होगा तो उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड स्टेट, और जब H की वैल्यू HC2 से ज़्यादा हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल स्टेट। एक मिनट रुको, इसका मैं आपको डायग्राम दिखाई देता हूँ, एक मिनट डायग्राम निकाल लेता हूँ मैं इसका। एक मिनट रुकना भाई ना, एक डायग्राम बस, ये आ गया। एक मिनट रुकना है ना, अरे आया नहीं क्या, एक मिनट, कहाँ चला गया। देखो ये जो डायग्राम है जो आप देख रहे हो, ये डायग्राम है, ये डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा फॉर श्योर। ये टाइप 1 और टाइप 2 की सुपर कंडक्टिविटी है, टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर का डायग्राम है।
यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर है एच की वैल्यू और यहाँ पर है म्यू एम की वैल्यू। यहाँ HC1 के नीचे जो है मटेरियल वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है। HC1 से लेके HC2 के बीच की जो स्टेट है वो मिक्स्ड स्टेट है और HC2 के बाद की जो स्टेट है वो नॉर्मल स्टेट है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको डायग्राम के ऊपर दिख रही हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको डायग्राम के ऊपर दिख भी रही होंगी। तो ये डायग्राम आप लोगों ने देखा भी होगा, आई एम श्योर आप लोगों ने पक्का ये डायग्राम देखा होगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि 3 रीजन है। एक, जब H की वैल्यू HC1 से कम है तो वो सुपर कंडक्टिंग है। H की वैल्यू इन दोनों के बीच में HC1 और HC2 तो वो मिक्स्ड स्टेट है। H की वैल्यू HC2 से ज़्यादा है तो उसको हम नॉर्मल स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 जो सुपर कंडक्टर होगा उसमें हमेशा H की वैल्यू HC से कम रहेगी। टाइप 2 में यहाँ पर 2 क्रिटिकल फील्ड आएंगे। टाइप 1 में कंप्लीटली माइजनर इफेक्ट फॉलो होगा, जबकि जो टाइप 2 है उसके अंदर माइजनर इफेक्ट जो है वो कंप्लीटली फॉलो नहीं होगा, क्योंकि कौन सी स्टेट में आ जाता है, मिक्स्ड स्टेट में आ जाता है, ठीक। उसके बाद क्रिटिकल करंट की हम बात करते हैं, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं वैसे तो, वापस से बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है, जब करंट फ्लो होगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। जब ये जो फील्ड है क्रिटिकल फील्ड के ऊपर पहुंच जाएगा तो जो सुपर कंडक्टिविटी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। किसी भी वायर के अंदर जब करंट फ्लो होती है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। यदि जो डिस्टेंस है, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है तो जो फील्ड है वो क्रिटिकल फील्ड हो जाता है, और उस केस में जो BC है वो किसके बराबर हो जाता है, HC के बराबर हो जाता है। HC की जो वैल्यू है उसको हम कहते हैं म्यू नॉट IC। यहां पर I की जगह लिख दिया IC और B की जगह लिख दिया HC, तो ये बन जाता है म्यू नॉट IC अपॉन 2πr। तो यहां से हमारे पास क्रिटिकल करंट का फॉर्मूला आता है 2πr HC अपॉन म्यू नॉट। क्या फॉर्मूला आता है, 2πr HC अपॉन म्यू नॉट। इसका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम करंट विदाउट डिस्ट्रॉइंग सुपर कंडक्टिविटी, मैक्सिमम करंट विदाउट डिस्ट्रॉइंग सुपर कंडक्टिविटी, यदि I की वैल्यू IC से ज्यादा होगी तो नॉर्मल स्टेट आएगा, और ये जो करंट आ रही है ड्यू टू सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रही है ना। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इसमें लग नहीं रहा है, वो जो परसिस्टेंट करंट फ्लो हो रही थी उसकी वजह से सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ उसकी वजह से ये करंट यहां पर आई है, ठीक है। आगे देखिए, लंडन पेनेट्रेशन डेप्थ। लंडन पेनेट्रेशन डेप्थ जो है उसको हम लिखते हैं लैम्बडा से, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डज नॉट अब्रप्टली वेनिश। मैग्नेटिक फील्ड अब्रप्टली यानी कि एकदम से जीरो नहीं हो जाएगा, अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड एकदम से जीरो नहीं होगा, ये एक्सपोनेंशियली डिके करेगा इनसाइड द सुपर कंडक्टर, यानी कि एक सर्टेन डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस के बाद इसकी वैल्यू जीरो होगी, और वो जो डिस्टेंस होगी वो एक्सपोनेंशियली होगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डिस्टेंस के साथ एक्सपोनेंशियल रिलेशन होता है, जिसको इससे लिखा जाता है Bx इक्वल्स टू B नॉट। B नॉट का मतलब है जीरो, जो डिस्टेंस है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और e पावर माइनस एक्स अपॉन लेमड़ा। ये जो लेमड़ा है इसको हम कहते हैं पेनेट्रेशन डेप्थ, मतलब कितनी दूर जाकर जो फील्ड है वो जीरो हो रहा है। तो लंडन पेनेट्रेशन डेप्थ क्या है, डिस्टेंस वेयर फील्ड ड्रॉप, वो डिस्टेंस जहां पर फील्ड जो है वो जीरो हो जाता है उसको हम लंडन पेनेट्रेशन डेप्थ कहते हैं। और ये जो x है, x इसकी वैल्यू कितनी हो, इसकी वैल्यू हमें रखनी है। तो इसकी वैल्यू अगर x और लैम्बडा दोनों बराबर हो जाए तो x इक्वल्स टू, यदि लैम्बडा हो गया तो यहां से क्या बन जाएगा, b लैम्बडा इक्वल्स टू b नॉट अपॉन e। तो x की वैल्यू यदि लैम्बडा के बराबर हो गई तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड की 1/e वैल्यू हो जाएगी, और 1/e का मतलब हो गया 0.37। कितना हो गया, 0.37। तो लंडन पेनेट्रेशन डेप्थ, डिस्टेंस जहां पर फील्ड ड्रॉप हो जाएगा उसको हम लंडन पेनेट्रेशन डेप्थ कहते हैं। ये पेनेट्रेशन डेप्थ जो है इसका एक्सप्रेशन है m अपॉन म्यू नॉट NSE² पावर हाफ। इतना कोई नहीं पूछेगा, आप फॉर्मूला याद रखना चाहो तो रख लेना, बाकी ये जो लंडन पेनेट्रेशन डेप्थ है इसको आप याद रख लेना क्या होता है। ये फॉर्मूला के अंदर कौन सी चीज का क्या मीनिंग है, NS का मतलब होता है सुपर कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, M का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का मास। इसकी जो टिपिकल रेंज है वो रेंज आप याद रख सकते हैं, रेंज होती है 30 से लेके 130 nm तक। इसकी जो रेंज होती है वो 30 से लेके 130 nm तक इसकी रेंज होती है। टेम्परेचर का डिपेंडेंस, टेम्परेचर का पेनेट्रेशन डेप्थ के साथ डिपेंडेंस अगर देखें तो लैम्बडा T इक्वल्स टू लैम्बडा नॉट अपॉन √1 माइनस T अपॉन TC की पावर 4। इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लैम्बडा TC इक्वल्स टू लैम्बडा नॉट अपॉन 1 माइनस T अपॉन TC की पावर 4। लैम्बडा मिनिमम है तो T 0 है, T 0, यदि टेम्परेचर को जीरो कर देंगे तो लैम्बडा हो जाएगा मिनिमम,
और टेम्परेचर की वैल्यू टीसी के बराबर कर देंगे तो जो लैम्बडा है वो अप्रोच कर जाएगा इनफाइनाइट को। यदि लैम्बडा ये वाला जो टेम्परेचर है इसको जीरो कर दोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा पीछे वाला, या √1 बचेगा, √1 ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई तो ये हो जाएगा मिनिमम। तो उस केस में जो लैम्बडा यानी कि लंदन डेप्थ है वो मिनिमम हो जाएगी, और टी की वैल्यू टीसी हो गई तो उस केस में लैम्बडा इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी तरह से सुपर कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रिलेशन 1 - T/Tc⁴। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, क्रिटिकल फील्ड में यहाँ पर स्क्वायर आ रहा था और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर पावर 4 आ रही है। सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ेगा, ये माइनस वाली क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और माइनस वाली क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो ओवरऑल वैल्यू इसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। टी की वैल्यू टीसी हो जाएगी तो जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। टी की वैल्यू टीसी हो गई तो जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और फिजिकल मीनिंग क्या है लंदन डेप्थ का, लंदन डेप्थ का फिजिकल मीनिंग है मैग्नेटिक फील्ड पेनेट्रेशन डिस्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक पेनेट्रेट कर रहा है उसकी डिस्टेंस है, कितने टाइम बाद उसकी वैल्यू ड्रॉप हो रही है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लंदन डेप्थ। एक लेंथ और आती है जिसको कहते हैं कोहेरेंट लेंथ। कोहेरेंस लेंथ जो होती है वो कॉपर पेयर बनेगा, आगे चल के हम बात करेंगे कॉपर पेयर, कूपर पेयर जिसको बोलते हैं। उस कूपर पेयर का जो साइज होगा उसको हम बोलेंगे कोहेरेंस लेंथ। कोहेरेंस लेंथ बराबर क्या होगा, साइज ऑफ कूपर पेयर। कोहेरेंस लेंथ क्या होगा, साइज ऑफ कूपर पेयर। और ये कौन सी डिस्टेंस होगी, ये वो डिस्टेंस होगी जिस पर सुपर कंडक्टिव वेव जो है, सुपर कंडक्टिव वेव जो है वो रिमेन्स कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब सेम फेज में, जिसमें सुपर कंडक्टिव वेव्स जो है वो सेम फेज के अंदर रहेगी, कांस्टेंट फेज के अंदर रहेगी, तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, सुपर कोहेरेंट लेंथ बोलेंगे। कोहेरेंट लेंथ जो है इसको जीटा से शो करेंगे, और जीटा का फॉर्मूला होगा 2h कट न्यू। न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी, न्यू एफ अपॉन पाई ईजी। न्यू मतलब सॉरी वी है, ये वी का मतलब है फर्मी वेलोसिटी, तो वेयर वी एफ इक्वल्स टू फर्मी वेलोसिटी। ईजी का मतलब होगा सुपर कंडक्टिंग एनर्जी गैप। ईजी जो है इसका मतलब होगा सुपर कंडक्टिंग एनर्जी गैप। टी जब जीरो करेंगे तो उस केस में ईजी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3.53 kbTc। उस केस में वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली। अब ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये जरूर याद रखना है कोहेरेंस लेंथ क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है ना, ये आपको याद रखना है। अब आगे हम बात करें टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर। टाइप 1 टाइप के सुपर कंडक्टर हमने पढ़े और एक टाइप 2 होंगे। तो टाइप 1 जो सुपर कंडक्टर है जो कंप्लीट माइजनर इफेक्ट शो करेंगे और जिसमें जो फील्ड है वो HC से नीचे रहेगा, तो उस केस के जो सुपर कंडक्टर है उनको टाइप 1 सुपर कंडक्टर बोलेंगे। टाइप 1 सुपर कंडक्टर को हम सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्ट सुपर कंडक्टर भी कहते हैं। और इनके लिए केवल एक ही क्रिटिकल फील्ड होता है, ऑलरेडी हमने बात की। और ये परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म होते हैं कब तक, जब तक इनकी वैल्यू HC तक ना पहुंच पाए, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि HC वो वैल्यू है जिस पर जो सुपर कंडक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम क्रिटिकल फील्ड बोलते हैं। तो क्रिटिकल फील्ड के पहले ये परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म होता है। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म का मतलब जिसकी सस्पेक्टेबिलिटी -1 हो और रिलेटिव परमेबिलिटी 0 हो। तो बिहेवियर क्या होगा, H की वैल्यू जब HC से लेस देन होगी तो सुपर कंडक्टिंग, ऊपर जाएगी तो नॉर्मल। मैग्नेटाइजेशन जो है वो ड्रॉप हो जाएगा सडनली एट HC के ऊपर। मैग्नेटाइजेशन यानी कि M की वैल्यू सडनली ड्रॉप होगी। यहां से देखो, यहां से यहां तक मैग्नेटाइजेशन लगातार बढ़ रहा है सुपर कंडक्टिंग स्टेट में। जैसे ही आप क्रिटिकल फील्ड के ऊपर पहुंचोगे तो मैग्नेटाइजेशन सडनली क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो मैग्नेटाइजेशन सडनली ड्रॉप हो जाता है HC के ऊपर। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्रिटिकल फील्ड जो होगा इसका स्मॉल होगा, स्मॉल क्रिटिकल करंट फ्लो करेगी इसके अंदर, और प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस के लिए इसका कोई यूज नहीं होता। टाइप 1 सुपर कंडक्टर का प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं होता। इसके एग्जांपल हो गए Hg, Pb, Sn, Ai। ये आप जरूर याद रख लेना। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ टाइप 1 सुपर कंडक्टर या सॉफ्ट सुपर कंडक्टर, है ना। टाइप 1 सुपर कंडक्टर या सॉफ्ट सुपर कंडक्टर। फिर आता है टाइप 2 के सुपर कंडक्टर जिनको हार्ड सुपर कंडक्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हार्ड सुपर कंडक्टर। ऑलरेडी हम ये बात कर चुके हैं, यहाँ दो फील्ड होते हैं, एक होता है HC1 और एक होता है HC2। जब HC1 के नीचे फील्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट सुपर कंडक्टिंग या माइजनर इफेक्ट कंप्लीटली फॉलो होगा। जब H की वैल्यू HC1 से और HC2 के बीच में होती है तो ये मिक्स स्टेट होती है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पार्शियली पेनेट्रेट करता है, और वॉर्टेक्स स्टेट भी इसको बोलते हैं, और जो फ्लक्स लाइन है वो एंटर करना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ माइजनर इफेक्ट कंप्लीटली फॉलो नहीं होता है, क्योंकि फ्लक्स लाइन अंदर की तरफ एंटर करना स्टार्ट कर देती है। फ्लक्स लाइन अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है।
तीसरा रीजन, जब H की वैल्यू Hc2 से ज्यादा हो जाती है तो उसको हम नॉर्मल कंडक्टर बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्रिटिकल फील्ड यहाँ लार्ज होता है, वहां कम था, यहाँ पर लार्ज क्रिटिकल करंट फ्लो करती है। यहाँ पर इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो इसके ज्यादा एप्लीकेशंस होते हैं, जो कि टाइप 2 होता है, जिसको हार्ड सुपर कंडक्टर भी कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं YbCO, YBA2, Cu3, O7, NbTi, Nb3Sn, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ये काफी बार पूछे भी गए हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ टाइप 2 सुपर कंडक्टर, है ना। टाइप 2 सुपर कंडक्टर का कौन एग्जाम्पल है, तो ये काफी बार पूछा जाता है। टाइप 1 और टाइप 2 के लिए क्या कंडीशन है, हमारे पास दो लेंथ है, एक लंडन डेप्थ और एक कोहेरेंट लेंथ। तो यदि लंडन डेप्थ कोहेरेंट लेंथ से कम है, यदि लंडन डेप्थ कोहेरेंट लेंथ से कम है तो उसको हम बोलेंगे टाइप 1 सुपर कंडक्टर। और यदि लंडन डेप्थ कोहेरेंट लेंथ से ज्यादा है, लंडन डेप्थ कोहेरेंट लेंथ से ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे टाइप 2 सुपर कंडक्टर। टाइप 1 सुपर कंडक्टर कब होगा, जब लंडन डेप्थ कोहेरेंट लेंथ से कम है, और टाइप 2 सुपर कंडक्टर कब होगा, जब लंडन डेप्थ कोहेरेंट लेंथ से ज्यादा है। क्रिटिकल फील्ड टाइप 2। लोअर फील्ड की जो वैल्यू है उसको Hc1 से लिखते हैं और उसकी वैल्यू होगी फाई नॉट अपॉन पाई लैम्डा स्क्वायर। अपर फील्ड की वैल्यू फाई नॉट अपॉन पाई जीटा स्क्वायर। ये जो जीटा है ये हो गया कोहेरेंट लेंथ, यहां पर कोहेरेंट लेंथ का स्क्वायर और यहां पर लंडन डेप्थ का स्क्वायर है। और जब फाई नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, H/2e। फाई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, H/2e। और फाई नॉट को हम बोलेंगे फ्लक्स क्वांटम। इसको आप याद रखना, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। फाई नॉट की वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स क्वांटम, है ना। फाई नॉट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, फ्लक्स क्वांटम। नेक्स्ट, अब इनको एक टेबल के अंदर हम देखें तो क्रिटिकल फील्ड के लिए एक कंपेयर करें दोनों को। टाइप 1 में एक क्रिटिकल फील्ड होगा, टाइप 2 में दो क्रिटिकल फील्ड होंगे। मिक्स स्टेट यहां पर कोई भी नहीं होगी, यहां पर होगी। माइजनर इफेक्ट यहां कंप्लीट होगा, यहां पार्शियल होगा। यहां फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, यहां ज्यादा होगी। एप्लीकेशन, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, इसका एप्लीकेशन यूज होता है। यहां पर जो लंडन डेप्थ है वो कोहेरेंट से कम है, और यहां पर जो लंडन डेप्थ है वो कोहेरेंट से क्या है, ज्यादा है। यहां पर जो लंडन डेप्थ है वो कोहेरेंट से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, आगे देखो। लंडन थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। लंडन थ्योरी क्या है सुपर कंडक्टिविटी की, कि सुपर कंडक्टिविटी को केवल मैक्सवेल इक्वेशन और ओम्स लॉ के बेस पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कंडक्टिविटी जो है सुपर कंडक्टिविटी स्पेशली, उसको केवल मैक्सवेल इक्वेशंस और ओम्स लॉ के बेस पर केवल आप उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि सुपर कंडक्टर जो है उसके अंदर रेजिस्टिविटी जीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। फैराडेज लॉ से हम ये जानते हैं कि जो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर होता है माइनस डेल बी अपॉन डेल टी के। कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है माइनस ऑफ डेल बी अपॉन डेल टी। और क्योंकि सुपर कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो डेल बी अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। यानी कि यहां से हमें क्या मिलता है, जो बी है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। बी जो है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे, कि ये कहता है, ये वाली जो हमने थ्योरी पढ़ी ये कहती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिमेन्स फ्रोजन, यानी कि कांस्टेंट हो गया इनसाइड सुपर कंडक्टर। पर एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सपेल्ड। एक्सपेरिमेंटली या हमने ये पढ़ा कि जो माइजनर इफेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, जीरो है। तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और ओम्स लॉ यहां पर क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो ये जो सारी कहानी है यहां पर गणित क्या हो गई, फेल हो गई। तो इसलिए किसको इंट्रोड्यूस किया गया, लंडन थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया। इसलिए लंडन थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि ये सारी गणित यहां पर फेल हो गई। माइजनर इफेक्ट के अंदर के अकॉर्डिंगली अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहिए, पर जब हम क्लासिकल जो थ्योरी है वो लगाते हैं और ओम्स लॉ लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, कांस्टेंट है, वो उसकी कुछ फिक्स वैल्यू है। तो इसलिए फिर हमें लंडन थ्योरी इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। जो लंडन इक्वेशन है उसमें दो इक्वेशन बनती है, एक बनती है फर्स्ट लंडन इक्वेशन और एक सेकंड लंडन इक्वेशन। फर्स्ट लंडन इक्वेशन के अंदर अकॉर्डिंगली सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बिना किसी रेजिस्टेंस के एक्सेलरेट करते हैं, ये हमने देखा क्योंकि रेजिस्टिविटी जीरो है। तो ma इक्वल्स टू माइनस ई, और a को हमने लिख दिया dv अपॉन dt। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J इक्वल्स टू माइनस एन ई, वीना वाला फॉर्मूला, माइनस ई एन ई वी ए। ए को नीचे ले जाओगे तो करंट डेंसिटी हो गया। इस वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा dj अपॉन dt, एन ई ये बनेगा dv अपॉन dt, और यहां से dv अपॉन dt की वैल्यू उठाकर लाएंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी जिसको हम कहेंगे फर्स्ट लंडन इक्वेशन। भाई इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा dj अपॉन dt, ये बनेगा माइनस एन ई dv अपॉन dt। dv अपॉन dt की वैल्यू यहां से उठाकर ले जाओ तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी।
ये इक्वेशन क्या बनी, एन ई स्क्वायर अपॉन एम और ये ई वेक्टर। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं फर्स्ट लंडन इक्वेशन। इसका मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट प्रोड्यूस स्टेडी करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेडी करंट प्रोड्यूस नहीं करता, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेटिंग करंट, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन है। तो ये कौन सी करंट प्रोड्यूस करेगा, एक्सेलरेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा। करंट परसिस्ट इवन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो भी हो जाएगा तो उसके बावजूद भी यहाँ पर जो करंट है वो एग्जिस्ट करेगी, परसिस्ट करेगी, इसलिए उसको कौन सी करंट बोलते हैं, परसिस्टेंट करंट बोलते हैं। सेकेंड लंडन इक्वेशन क्या है, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसका कर ले लिया, दोनों साइड कर ले लेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा कर्ल ऑफ डेल डी जे अपॉन डी टी, यहां एन स्क्वायर अपॉन एम बाहर आ जाएगा और वो बन जाएगा कर्ल ऑफ ई, कर्ल ऑफ ई है ना। तो वो बन जाएगा कर्ल ऑफ ई किसके बराबर, डी बी, डी जे अपॉन डी टी, यहां बनेगा वो कर्ल ऑफ ई, और कर्ल ऑफ ई किसके बराबर होता है, वो डी बी अपॉन डी टी के बराबर होता है। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी कर्ल ऑफ जे इक्वल्स टू माइनस एन ई स्क्वायर अपॉन एम और बी, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड लंडन इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड लंडन इक्वेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लंडन इक्वेशन। तो सेकेंड लंडन इक्वेशन ये आ गई। अब लंडन पेनेट्रेशन डेप्थ निकालना है, लंडन पेनेट्रेशन डेप्थ जो हम ऊपर भी निकाल के आए, तो वो कुछ आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, उसमें फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। और लंडन पेनेट्रेशन डेप्थ क्या है, हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एकदम से जीरो नहीं होगा, वो सर्टेन डिस्टेंस के जाने के बाद अपनी जो वैल्यू है उसको रिड्यूस करेगा, तो वो जो डिस्टेंस है उसको हम लंडन डेप्थ कहते हैं। तो वो इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है नहीं उसके लिए। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सुपरकंडक्टर, हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, एकदम से जीरो नहीं होता है। और इंटीरियर यानी कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है तो उसको हम कहते हैं माइजनर इफेक्ट कहता है, और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपसे बात कर चुका हूँ, बार बार रिपीट करने का मतलब है नहीं। फिर इसमें एक थ्योरी आती है जिसको कहते हैं बीसीएस थ्योरी, बार्डीन कूपर श्रीफर, बार्डीन कूपर श्रीफर थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फिक्स प्रिडिक्टेबल जो क्वेश्चन है वो निकलते हैं यहाँ से। बेसिक आइडिया इसके पीछे का क्या है कि जो सुपर कंडक्टिविटी है वो एक्सप्लेन की जाती है किससे, इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन से। सुपर कंडक्टिविटी एक्सप्लेन की जाती है इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन से, है ना। ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि सुपर कंडक्टिविटी इज एक्सप्लेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक फोनोन के थ्रू आपस में इंटरेक्ट करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट वाया वर्चुअल फोनोन एक्सचेंज, फोनोन का एक्सचेंज होता है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये अट्रैक्शन जो है वो क्या बनाता है, कूपर पेयर बनाता है। ये जो अट्रैक्शन है क्या बना देता है, कूपर पेयर। और कूपर पेयर जो है, कूपर पेयर्स वो बिना किसी रेजिस्टेंस के क्या करते हैं, मूव करते हैं। कूपर पेयर्स जो हैं बिना किसी रेजिस्टेंस के मूव करते हैं। ये कहानी इस तरह से चलती है। यहां पर बीच में क्या आ गया, फोनोन आ गया, और ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से ये हो गया। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन विद लैटिस, तो इलेक्ट्रॉन विद वेव वेक्टर k1, ये k1 वेक्टर के साथ हो गया, मूव इन लैटिस, लैटिस की तरफ मूव करता है। इट डिस्टॉर्ट्स लैटिस, ये लैटिस को डिस्टॉर्ट करता है, और एक वर्चुअल फोनोन यहाँ पर एग्जिट करता है, एक वर्चुअल फोनोन एग्जिट करता है। और जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन वेव वेक्टर बनेगा वो क्या बन जाता है, k1 माइनस क्यू। बाहर निकाल दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया, तो जो हमारे पास बनेगा वो कितना बनेगा, k1 माइनस क्यू बनेगा। क्या बनेगा, k1 माइनस क्यू। ठीक है, k1 माइनस क्यू, जहां q जो है वो क्या होगा, फोनोन वेव वेक्टर। जो q है वो क्या होगा, फोनोन वेव वेक्टर। q जो है वो क्या होगा, फोनोन वेव वेक्टर। तो ये k1 माइनस क्यू बन जाएगा। इसी तरह से सेकंड इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, यहां से आ रहा होगा k2, तो ये k2 किसको लपक लेगा, q को। ये तो हो गया हमारे पास k1 माइनस क्यू, और k2 किसको लपक लेगा, कि q को, इस q को पकड़ लेगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, k2 प्लस क्यू। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी k2 प्लस क्यू। तो जो एनर्जी है वो एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो गई वाया अट्रैक्शन, इफेक्टिव अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो यहां से जो फॉर्मेशन हुआ एक पेयर जो बना उसको हम कहते हैं कूपर पेयर।
तो कूपर पेयर का फॉर्मेशन कब हो रहा है? जब फोनोन मीडिएट कर रहा है, बिचोले का काम कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये जो मीडिएटेड अट्रैक्शन है, फोनोन ने जो जनरेट किया अट्रैक्शन, वो कूलम रिपल्शन से ज्यादा है, क्योंकि सेम टाइप के पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पर जब फोनोन बीच में कूद गया, इसकी वजह से जो अट्रैक्शन आया, ये अट्रैक्शन जब कूपर रिपल्शन से ज्यादा है तो क्या फॉर्म होगा? कूपर पेयर फॉर्म होगा। इस कूपर पेयर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती है? पहला कि इसका जो मोमेंटम है वो अपोजिट होता है। साफ दिख रहा है, मोमेंटम अपोजिट होगा। एक दूसरी डायरेक्शन से आ रहा है और एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनके जो मोमेंटम है वो क्या होंगे? अपोजिट होंगे। स्पिन इनका अपोजिट होगा, है ना, इनका स्पिन अपोजिट होगा, तो जो टोटल स्पिन है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। स्पिन अपोजिट होगा तो टोटल स्पिन जीरो हो जाएगा। टोटल स्पिन जीरो हो जाएगा तो किसकी तरह बिहेव करेंगे? बोसॉन्स की तरह बिहेव करेंगे। स्पिन जीरो हो जाएगा तो किसकी तरह बिहेव करेंगे? बोसॉन्स की तरह स्पिन करेंगे, बिहेव करेंगे। इसलिए ये कौन सी स्टैटिस्टिक्स फॉलो हो जाएगी? बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स फॉलो हो जाएगी। इसलिए यहां पर कौन सी स्टैटिस्टिक्स फॉलो हो जाएगी? बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स फॉलो हो जाएगी। फिर प्रॉपर्टीज क्या होगी? दो चार्ज हो गए यहां पर, तो कुल चार्ज यहां पर कितना हो जाएगा? -2e। स्पिन कितनी हो जाएगी? जीरो। और स्टैटिस्टिक्स कौन सी हो जाएगी? बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। फर्मी सरफेस के ऊपर जो एनर्जी गैप अपीयर होगा उसकी वैल्यू होगी 3.53 kB TC, और जहां T जो है वो उसको 0 केल्विन के ऊपर हम लिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्या होगा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कूपर पेयर। एनर्जी गैप, ये जो एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कूपर पेयर, और रेस्पॉन्सिबल फॉर सुपर कंडक्टिविटी। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सुपर कंडक्टिविटी। रेडियस पूछ ली जाएगी कूपर पेयर की, तो रेडियस कैसे लिखेंगे? R0 इक्वल्स टू HVF अपॉन EG, जहां VF क्या होगा? फर्मी वेलोसिटी। ये छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं यार, आपको ये याद रखना है। साइज, कूपर पेयर का साइज क्या होगा? हमने पढ़ा था कोहेरेंट लेंथ, जो किसको बताती है? कूपर पेयर के साइज को। तो वही फॉर्मूला वापस लिखा है कोहेरेंट लेंथ का, है ना। तो वो कोहेरेंट लेंथ जो है वो वही है, ये साइज जो लिखा है जो कोहेरेंट लेंथ है। एक बार मैं दिखा भी देता हूं आपको, कहां लिखा था मैंने, यहां लिखा था शायद, नहीं ऊपर है, और यही तो फॉर्मूला लिखा था 2h कट VF अपॉन पाई EG, और यहां पर भी तो ये लिखा हुआ है। यहां पर जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये भी तो ये बता रहा हूं। तो वो साइज जो है, ये जो साइज कहां गया, ये तो ये वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये कोहेरेंट लेंथ ही है ना। तो कूपर पेयर का साइज कौन बता रहा है? कोहेरेंट लेंथ बता रहा है। यहां वैल्यू रख देंगे अगर कूपर पेयर की रेडियस की, तो ये 2r0 अपॉन पाई हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा होती है, लगभग 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास होती है। रेडिएशन टू डिस्ट्रॉय सुपर कंडक्टिविटी। फोटोन की जो एनर्जी होती है वो hν, फोटोन की एनर्जी hν, और मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा रखेंगे, तो लैम्डा इक्वल्स टू EC अपॉन EG। न्यूमेरिकली hc की वैल्यू को सॉल्व करके लिखें तो 12400, और अपॉन EG की वैल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और वेवलेंथ आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो ये हमारे पास इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है। और ये कौन से रीजन में आती है? इंफ्रारेड रीजन में आती है ना। कौन से रीजन में आती है? इंफ्रारेड रीजन के अंदर ये वैल्यू आती है। कौन से रीजन के अंदर? इंफ्रारेड के अंदर। टिपिकल एनर्जी गैप 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का यहाँ पर एनर्जी गैप होता है। फिर एक आता है स्टेट, कौन सी? BCS ग्राउंड स्टेट, यानी कि ब्राडीन कूपर श्रिफर जो ग्राउंड स्टेट बनती है। तो ये जो थ्योरी है, हमने बात की कूपर फॉर्म पेयर्स बनाती है, और ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? बोसॉन्स की तरह बिहेव करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो कूपर पेयर बना रहे हैं, कंडेंस हो जाते हैं इनटू अ सिंगल लोएस्ट एनर्जी स्टेट। ये कंडेंस होकर एक लोएस्ट एनर्जी स्टेट बनाते हैं, और इस एनर्जी स्टेट को हम क्या नाम देते हैं? BCS ग्राउंड स्टेट नाम देते हैं। इस एनर्जी स्टेट को हम क्या नाम देते हैं? BCS ग्राउंड स्टेट नाम देते हैं। नॉर्मल मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कौन सी थ्योरी फॉलो करते हैं? फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स को। सुपर कंडक्टर जो कॉपर पेयर बनाते हैं, कूपर पेयर बनाते हैं, वो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को। बिफोर सुपर कंडक्टिविटी यानी कि नॉर्मल स्टेट की जब हम बात करें, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्मी एनर्जी जो है उसको ऑक्यूपाई करते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या होता है? 1/e⁻e - EF kT + 1। तो प्रॉपर्टी क्या होगी? बिफोर सुपर कंडक्टिविटी शार्प डिस्ट्रीब्यूशन होगा लो टेम्परेचर के ऊपर, और किसी भी तरह का कोई एनर्जी गैप नहीं बनेगा, जैसे यहां दिखाया हुआ है। किसी भी तरह का कोई एनर्जी गैप नहीं है जब फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सुपर कंडक्टिविटी के बाद यानी कि जब BCS स्टेट बन जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कूपर पेयर बनाएंगे। ये कूपर पेयर कंडेंस्ड हो जाएंगे एक ही क्वांटम स्टेट में, और यहां से हमारे पास कौन सी स्टेट बनेगी? BCS स्टेट। तो ये दोनों स्टेट के बीच में एक गैप आ जाएगा जिसको हम कहेंगे एनर्जी गैप। दोनों स्टेट के बीच में एक गैप आएगा जिसको हम कहेंगे एनर्जी गैप।
यहां देखो दोनों ग्राफ अलग अलग हैं। जब फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये ग्राफ का वेरिएशन अलग है, और जब बीई डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि बीसीएस स्टेट है तो ये ग्राफ का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। तो इंपॉर्टेंट चेंज क्या हुआ कि यहां पर एक एनर्जी गैप अपीयर हो रहा है, जो कि आपको दिख भी रहा है अराउंड फर्मी लेवल के पास यहां पर एक एनर्जी गैप अपीयर हो रहा है। बीसीएस ग्राउंड स्टेट में अगर हम बात करें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। बीसीएस ग्राउंड स्टेट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। उसकी रेंज है EF माइनस EG/2 से लेकर EF प्लस EG/2। EF माइनस EG/2 कहां होगा? यहां पर होगा। तो ये जो है नीचे वाला, ये तो क्या हो गया EF माइनस EG/2, और ये क्या हो जाएगा EF प्लस EG/2। तो इसके अंदर कोई सी भी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एग्जिस्ट नहीं करती, इलेक्ट्रॉन स्टेट। तो ये जो गैप है ये स्कैटरिंग को प्रिवेंट करता है, यानी कि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, और यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा? जीरो रहेगा। इस गैप के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है। फिजिकल मीनिंग क्या होगी इसकी कि जो जितने भी कूपर पेयर हैं वो सेम क्वांटम स्टेट को ऑक्यूपाई करेंगे। जो सिस्टम है वो एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटम वेव की तरह बिहेव करेगा। सिस्टम मैक्रोस्कोपिक क्वांटम वेव की तरह बिहेव करेगा। ये रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? जीरो रेजिस्टेंस, जो कि यहां पर हमने देखा। साथ ही साथ किसके लिए? माइजनर इफेक्ट के लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके क्या बनेंगे? कूपर पेयर क्या बनाएंगे? बोसॉन्स। कंडेंसेशन कहां होगा? बीसीएस ग्राउंड स्टेट में। एनर्जी गैप अपीयर होगा फर्मी लेवल पर, स्कैटरिंग नहीं होगी, और जो ट्रांजिशन है वो कहां पर होगा? क्रिटिकल टेम्परेचर पर होगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आइसोटॉपिक इफेक्ट। आइसोटॉपिक इफेक्ट में हमारे पास एक टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है डिपेंड करता है आइसोटॉपिक मास के ऊपर। दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? TC m पावर हाफ इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। TC m पावर हाफ इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या बनता है? TC m पावर हाफ इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो TC प्रोपोर्शनल टू 1/√m। यदि दोनों का साइड लॉग लिया जाए और दोनों का हम ग्राफ बनाए तो यहां पर हमें एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह की, जिसकी स्लोप क्या होगी? नेगेटिव। एक स्ट्रेट लाइन बनी जिसकी स्लोप क्या होगी? नेगेटिव स्लोप होगी। तो इसकी जो स्लोप बन रही है वो कैसी बन रही है? नेगेटिव। इसका सीधा सा मतलब है यदि आइसोटॉप भारी है तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? कम होगा। तो आइसोटॉप हैवी है तो लोअर लैटिस वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी, और यदि जो लोअर फोनोन फ्रिक्वेंसी होगी तो वीकर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्या होगी? लो होगी। मास ज्यादा तो क्रिटिकल टेम्परेचर कम, मास कम तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। डिबाई थ्योरी से हमने ये पढ़ा है कि जो डिबाई टेम्परेचर थीटा डी है वो एटॉमिक मास पर इस तरह से डिपेंड करता है, ठीक वैसे ही जैसे ये हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर और आइसोटॉपिक मास है। यहां से भी हमारे पास यही रिलेशन बन रहा है। ये जो m है इसको भी हम आइसोटॉपिक मास कहते हैं। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि जो डिबाई टेम्परेचर है और जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम यहां से ये रिलेशन लिख सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। इसके पहले तक हम लोगों ने BCS थ्योरी, लंदन थ्योरी, ये सब डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करने वाले क्वांटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। तो सुपर कंडक्टिंग रिंग, जो सुपर कंडक्टिंग रिंग होती है उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है उसको हम कहते हैं क्वांटाइज्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। सुपर कंडक्टिंग रिंग से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है उसको हम कहते हैं क्वांटाइज्ड फ्लक्स, और इसकी जो वैल्यू है वो कैसे लिखी जाती है? फाई इक्वल्स टू n फाई नॉट। इसकी जो वैल्यू है वो कैसे लिखी जाती है? फाई इक्वल्स टू n फाई नॉट, जहां n की जो वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन होगी। फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगी, हमेशा इंटीग्रल होगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। क्या होगा? फाई इक्वल्स टू n फाई नॉट। ये जो फाई नॉट लिखा हुआ है इस फाई नॉट को हम कहते हैं फ्लक्स क्वांटम। इस फाई नॉट को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स या फ्लक्स क्वांटम, जिसकी वैल्यू होती है h/2e। जिसकी वैल्यू कितनी होती है? h/2e। और ये फाई लिखा हुआ है इस फाई को हम बोलते हैं क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये फाई नॉट जो है इसको फ्लक्स क्वांटम बोलते हैं, h/2e। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम निकालें तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 2.07। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 2.07 इंटू 10⁻⁻15 वेबर। क्या वैल्यू होती है? 2.07 इंटू 10⁻⁻15 वेबर, जहां h जो होता है वो होता है प्लांक कांस्टेंट, E होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और ये जो फैक्टर 2e आ रहा है ये किस लिए आ रहा है? क्योंकि जो कॉपर पेयर बनता है, कॉपर पेयर में हमने देखा था बोसॉन्स बनते हैं, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर पेयर बनाता है, तो इसलिए यहां पर क्या आ रहा है? 2e आ रहा है। तो एक तो ये फ्लक्स क्वांटम का जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ इसकी जो ये वैल्यू बन रही है 2.07 इंटू 10⁻⁻15, अगर रख सको तो रख लेना याद। उसके बाद आता है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्सन इफेक्ट। जॉब्सन इफेक्ट
तो ये इफेक्ट क्या होता है, ये इफेक्ट होता है कि जब एक थिन इंसुलेटिंग लेयर दो सुपर कंडक्टर के बीच में फंस जाती है, दो सुपर कंडक्टर, एक सुपर कंडक्टर ये हो गया, एक सुपर कंडक्टर ये हो गया, इनके बीच में एक इंसुलेटिंग लेयर आ गई। तो ये जो लेयर है ये कौन सी लेयर हो गई, इंसुलेटिंग लेयर, और ऊपर नीचे दो क्या आ गए, सुपर कंडक्टर आ गए। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, जॉब्सन जंक्शन। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, जॉब्सन जंक्शन। और ये एक वीक लिंक की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, वीक लिंक की तरह काम करता है। इवन दो एन इंसुलेटर इज प्रेजेंट, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक इंसुलेटर प्रेजेंट है, उसके बावजूद भी सुपर करंट फ्लो करती है, उसके बावजूद भी सुपर करंट यहां से फ्लो करती है। क्यों फ्लो करती है, क्योंकि यहां पर क्वांटम टनलिंग होती है। किस कारण से, कूपर पेयर से। तो कूपर पेयर की वजह से यहां पर क्वांटम टनलिंग होती है, जिसकी वजह से इंसुलेटर होने के बावजूद भी इसमें से करंट फ्लो करती है। और उस करंट को हम क्या नाम देते हैं, सुपर करंट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सुपर करंट। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, एक सुपर कंडक्टर, बीच में इंसुलेटर फंसा हुआ है, और फिर बाद में सुपर कंडक्टर आ गया। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, SIS स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। और इसको हम SIS जंक्शन भी कहते हैं। दो तरह के जॉब्सन इफेक्ट होते हैं, एक होता है DC और एक होता है AC। DC के लिए जो करंट फ्लो करती है बिना किसी अप्लाइड वोल्टेज के, करंट फ्लो जो करती है बिना किसी अप्लाइड वोल्टेज के, उसकी वैल्यू होती है I = IC sin phi। I = IC sin phi, जहां IC जो है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल करंट, और फाई जो होता है फेज डिफरेंस ऑफ वेव फंक्शन होता है। सुपर करंट कब एग्जिस्ट करती है, जब सुपर करंट एग्जिस्ट करती है यदि वोल्टेज जीरो भी है तभी भी सुपर करंट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो सुपर करंट जो है वो अगर वोल्टेज नहीं भी अप्लाई है तभी भी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास AC जॉब्सन इफेक्ट। क्या आता है, AC जॉब्सन इफेक्ट। ये क्या होगा, जब वोल्टेज अप्लाई की जाएगी जंक्शन के अक्रॉस, तो जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई की जाएगी, तो यहां पर ये जो फ्लक्स है ये चेंज करेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो फ्लक्स जो है टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करेगा। तो यहां से जो फ्लक्स है उसकी जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एच कट। क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 EV अपॉन एच कट। और जो एक करंट है किस फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा, ये करेगा 2 EV अपॉन एच। ये किस फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा, 2 EV अपॉन एच इस फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा। यहां बनेगा ओमेगा बराबर होता है 2πf, और एच कट जो है वो होता है h अपॉन 2π। तो ये बेसिकली बन जाएगा ओमेगा, और ये हो जाएगा 2 EV अपॉन एच अपॉन 2π, ऐसा आएगा। और यहां से इसको आप लिखोगे 2πf, ये हो जाएगा 2π इंटू 2 EV अपॉन एच। तो 2π से 2π कट जाएगा, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या आ जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एच। और इससे क्या प्रोड्यूस होगा, AC करंट प्रोड्यूस होगा। तो एग्जाम में जो जनरली हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि जो DC जॉब्सन इफेक्ट है उसमें जो करंट है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, और साथ ही साथ AC जॉब्सन में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है कि जो कूपर पेयर है वो टनल बनाते हैं थ्रू इंसुलेटर से, और इंसुलेटर के थ्रू जब वो टनल बनाते हैं तो करंट फ्लो होता है बिना किसी रेजिस्टेंस के, करंट फ्लो होता है बिना किसी रेजिस्टेंस के, जिसको कहते हैं सुपर करंट। तो मैक्रोस्कोपिक क्वांटम फेज कोहेरेंस, तो फेज जो है यहाँ पर कोहेरेंट फेज होता है, और जो सुपर कंडक्टर्स है उनके बीच में किस तरह का लिंक बनता है, वीक लिंक बनता है। किस तरह का लिंक बनता है, वीक लिंक बनता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब देखो क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहा है उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक फ्लक्स क्वांटम या फ्लक्सॉइड भी जिसको कहते हैं इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 × 10⁻⁻7 गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाई नॉट की वैल्यू दी हुई है, फ्लक्स क्वांटम मतलब फाई नॉट। टाइप 2 सुपरकंडक्टर is placed in a small magnetic field which is then slowly increased। ये जो एरो वाला साइन है इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। Till the field start penetration the superconductor, the strength of the field at this point is 2 upon pi into 10⁵। यानी कि जो टाइप 2 सुपरकंडक्टर है इसमें दो तरह के फील्ड होता है, एक Hc1 Hc2। तो Hc1 की वैल्यू यहाँ दी हुई है, तो हमें निकालना है पेनिट्रेशन डेप्थ यानी कि लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्बडा की वैल्यू हमें पूछी गई है, तो कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, फाई नॉट। तो फाई नॉट की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻7, और गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर 2 × 10⁻⁻7 गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू हमें गिवन है। Hc1 जो फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वैल्यू कितनी है, 2 upon pi into 10⁵। क्या वैल्यू है, 2 upon 10⁵, 2 upon pi into 10⁵, ये वैल्यू हमें गिवन है।
ठीक है। अब यहां से इस वैल्यू को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम बराबर लिख सकते हैं फाई अपॉन पाई लैम्बडा स्क्वायर। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसके बराबर लिखी जाएगी, फाई नॉट अपॉन पाई लैम्बडा स्क्वायर, पाई नॉट अपॉन पाई लैम्बडा स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा लैम्बडा स्क्वायर इक्वल्स टू फाई नॉट अपॉन ये हो जाएगा पाई एच सी, लैम्बडा स्क्वायर इक्वल्स टू फाई नॉट पाई एच सी। तो फाई नॉट की वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर -7 और पाई एज इट इज एच सी जो है उसकी वैल्यू कितनी है, ये है 2 अपॉन पाई इंटू 10 पावर 5। तो क्या क्या कटेगा यहाँ से, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, 10 पावर 5 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये बन जाएगा 10 पावर -12। क्या बच जाएगा, 10 पावर -12। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 10 पावर -12 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ये हमें निकाल लिया लैम्बडा की वैल्यू, तो लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी 10 पावर -6 सेंटीमीटर। क्या वैल्यू हो जाएगी, 10 पावर -6 सेंटीमीटर। अब इसको हम बदल देते हैं किसके अंदर, मीटर के अंदर। तो मीटर के अंदर बदलेंगे तो ये आ जाएगा 10 पावर 8 मीटर। और क्या करूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 100 इंटू 10 पावर -10 मीटर। तो 100 इंटू 10 पावर -10 मीटर को हम लिख सकते हैं 100 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 100 आर्मस्ट्रॉन्ग, विच इज ऑप्शन ए। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 100 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें बोला गया है अप्लाइड फील्ड इज फर्दर इंक्रीज्ड। अप्लाइड जो फील्ड है उसको फर्दर इंक्रीज यानी कि HC2 तक पहुंचा देगा। स्ट्रेंथ दी है फील्ड की 8/पाई। तो कोरिलेशन लेंथ निकालनी है ना, कोरिलेशन लेंथ, कोहेरेंस लेंथ जिसको हम बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला क्या था, उसको हम लिखते थे जीटा से। तो जीटा इक्वल्स टू अंडर रूट पाई नॉट अपॉन ये कितना हो गया, पाई HC2। फॉर्मूला क्या, अंडर रूट फाई नॉट अपॉन पाई HC2। तो फाई नॉट की वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर -7 और पाई, और HC2 की वैल्यू कितनी है, ये है 8 अपॉन पाई और ये हो गया 10 पावर -5। पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया 1/4। तो ये हो गया 10 पावर -12 अपॉन 4। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1/2 इंटू 10 पावर -6। तो इसको सिंप्लीफाई करूँ सेंटीमीटर में आएगा ये, तो 10, ये इसको मैं लिख दूँ 50 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 50 आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 50 आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें ये पता है कि जो लैम्बडा अपॉन का जीटा है, लैम्बडा अपॉन जीटा ये क्या होता है, ग्रेटर देन 1/√2, ग्रेटर देन 1/√2। तो यहाँ से हमारे पास जो सही ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन ए बने। तो सही आंसर जो हमारे पास बन जाएगा क्या बन जाएगा, ए। आंसर आ रहा है 50 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो लैम्बडा अपॉन जीटा यहां से हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा, 50 आर्मस्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है डीसी वोल्टेज V इज अप्लाइड अक्रॉस अ जॉब्सन जंक्शन बिटवीन टू सुपरकंडक्टर्स विदाउट अ फेज डिफरेंस फाई नॉट। इफ I नॉट एंड K आर कांस्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द जंक्शन, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट हैज द फॉर्म। तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है उसका फॉर्म क्या बनेगा, ये हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। तो एसी जॉब्सन इफेक्ट में हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी आती है F, उसकी वैल्यू कितनी आती है, 2EV/H। क्या वैल्यू आती है, 2EV/H। ये हमारे पास वैल्यू आती है ना, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 2EV/H। और ओमेगा के फॉर्म में लिखें, और ओमेगा के फॉर्म में इसको लिखें तो ये क्या बना था, 2EV/H कट। क्या बना था, 2EV/H कट। अब यहाँ पर आपको करंट का फॉर्मूला चाहिए। तो करंट का फॉर्मूला कौन सा दिख रहा है आपको, I नॉट साइन 2EV/H कट। यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ पर ये फॉर्मूला आएगा नहीं। तो I नॉट साइन 2EV/H कट T प्लस फाई नॉट। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है उसमें हमें बोला गया है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड दिया है सुपर कंडक्टर के लिए। टेम्परेचर दिए 4 केल्विन और कितने, 8 केल्विन। और इनके ऊपर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू 11 मिली एम्पियर पर मीटर एंड 5.5 मिली एम्पियर पर मीटर रिस्पेक्टिवली। देन ट्रांजिशन टेम्परेचर इज, तो यहाँ पर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करना है। तो वो फॉर्मूला क्या था, HC इक्वल्स टू H नॉट। फॉर्मूला क्या था, HC इक्वल्स टू H नॉट, और ये 1 माइनस T अपॉन TC और इसका स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला में यूज करना है। तो यहां से मैं लिखूंगा HC_T1 अपॉन HC_T2, HC_T1 अपॉन T1 टेम्परेचर पर और T2 टेम्परेचर पर। तो ये लिखूंगा मैं 1 माइनस T1 अपॉन TC इसका स्क्वायर,
और ये हो जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन TC और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो टेम्परेचर है, एक वैल्यू में दिए 11 और एक वैल्यू दिए 5.5। तो यहाँ से एक वैल्यू 11 और एक वैल्यू कितनी हो गई 5.5, तो एक वैल्यू हो गई 5.5। उसके बाद एक जो टेम्परेचर है वो है 4 और एक है 8, तो 1 माइनस ये हो गया 4 अपॉन TC इसका स्क्वायर और ये हो गया 1 माइनस 8 अपॉन TC और इसका स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और किसकी वैल्यू निकालनी है, TC की वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 टाइम्स जाएगा, है ना, 5 5.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2 माइनस 2 इंटू 8 अपॉन TC इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 1 माइनस 4 अपॉन TC इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करोगे, इसको इंटरपोज मतलब ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और यहाँ से ये कितना बन जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 8 अपॉन TC इसका स्क्वायर माइनस 4 अपॉन TC इसका स्क्वायर माइनस 4 अपॉन TC इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बनेगा 1, यहाँ से 2, यहाँ से इसको 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 4, है ना, और ये बचेगा कितना 4 अपॉन TC स्क्वायर। एक मिनट, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2 इंटू 8 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर बाहर निकालोगे तो 4 और ये कितना बनेगा 4 अपॉन TC और स्क्वायर माइनस 4 अपॉन TC स्क्वायर, इस तरह से लिख दिया। तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू, पूरे में से कॉमन कितना आ गया 4 अपॉन TC का स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ रह गया 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 का मतलब हो गया 7, तो ये हो गया 1 अपॉन 7 इक्वल्स टू 4 अपॉन TC का स्क्वायर, 1 अपॉन 7 इंटू इक्वल्स टू 4 अपॉन TC का स्क्वायर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से ये बनेगा 1 अपॉन 7, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन TC का स्क्वायर, TC का स्क्वायर, ठीक है, TC स्क्वायर। तो TC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 112, तो TC की वैल्यू आ जाएगी 1 अंडर रूट 112, तो अंडर रूट 112 कितना आ जाएगा 10.58 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 10.58, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आ जाएगा ये 10.6, है ना। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा केल्विन में, केल्विन में आएगा, केल्विन में। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा किसमें, केल्विन में। तो ये आंसर हो गया, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सुपर कंडक्टिंग रिंग कैरीज अ स्टेडी करंट इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड B नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द रिंग, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनने के लिए आपकी थ्योरी जो है वो क्लियर होनी चाहिए। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि द फ्लक्स पासिंग थ्रू सुपर कंडक्टर इज क्वांटाइज्ड इन यूनिट ऑफ, तो ये पहला ही गलत लिखा हुआ है क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है hc/2 होती है। हम ये पढ़ते हैं पाई इक्वल्स टू ये होता है n फाई नॉट और NHC/2e, ये वैल्यू आती है हमारे पास, और यहाँ लिखा हुआ ई, तो ये पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, ठीक है। तो हमें गलत चुनना था, तो पहला ही स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। तो आई होप ये जो सुपर कंडक्टर हमने पढ़ा ये पूरा बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। जो भी इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको करा दिए। अब इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स को या डाइलेक्ट्रिक इन मैग्नेटिज्म, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।